जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बराबर चल रही होगी। पिछला मॉक टेस्ट हुआ था जो कि सेक्शनल मॉक टेस्ट था, उसमें मैंने 4 से 5 टॉपिक कवर किए थे। मैं उम्मीद करता हूं आपने उसको रिवीजन किया होगा। नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए गए थे टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, जुड़ जाइए। आज हमारा सेक्शनल मॉक टेस्ट 2 है जिसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। संविधान की अनुसूचियां, संविधान के प्रमुख भाग, उद्देशिका, शासन प्रणाली और राष्ट्रीय प्रतीक। इस प्रैक्टिस सेट के बाद मेरे हैंड रिटन नोट्स आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो। पहला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12, 16, 8, 10। चलिए आप आंसर कीजिएगा, हम समझते हैं। अगर पूछा जाए कुल अनुसूचियां, तो हमारे संविधान में कुल इस समय 12 अनुसूचियां हैं। अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी। चलिए अब देखें 12 कैसे हुई। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, नवीं अनुसूची जोड़ी गई। बावनवें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तिहत्तरवें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई। और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इस प्रकार हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 1951, 1985, 1992 के बाद ये 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई, जिसके बाद हमारी कुल अनुसूचियां कितनी हो गई साथियों? 12 हो गई। तो ये हमारा सही आंसर यहां पे हो जाएगा 12। आप सब भी बराबर आंसर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुसूचियों में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? यानी कि संविधान की अनुसूची से क्वेश्चन है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। चलिए देखते हैं। पहली अनुसूची क्या कहती है, क्या बताती है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में। दूसरी में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में। संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन। तीसरी में शपथ, संवैधानिक प्राधिकारियों की शपथ। और चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जब किसी एक नए राज्य का सृजन करना हो तो कौन सी अनुसूची संशोधित होती है? तो देखिए, किस अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है? तो पहली अनुसूची में। तो
तो किसी नए राज्य का गठन करने के लिए हमें संविधान की पहली अनुसूची को संशोधित करना होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, क्या पूछा गया साथियों, चौथी अनुसूची। अभी मैंने आपको बताया था चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। बहुत बढ़िया, चलिए हम ऑप्शन देखते हैं अपना। ये देखिए पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अगर पूछता है राजनीतिक दल बदल को, तो राजनीतिक दल बदल 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। बावनवें संविधान संशोधन द्वारा। इसी को हम इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स आप भी याद कर लीजिएगा, ये हिंदी में भी लिख के दे सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची से संबंधित है। पंचायत व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो पंचायत व्यवस्था अनुसूची 11 में है। भाषाओं की बात की जाए तो भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। और हमारे संविधान में कितनी भाषाएं उल्लिखित हैं, 22 भाषाएं। तो हमारा यहां पे सही आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी सूची में उल्लिखित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए साथियों, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा और एक्सट्रीम वर्ड जैसे नहीं यहां पे दे रखा है, गलत हो गया, इन सबको आप सबसे पहले मार्क कर लीजिएगा। देखिए मार्क कीजिए। अब देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, ये बिल्कुल सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में सम्मिलित है। ये एक बार पेट में पूछा भी जा चुका है, जब पहला पेट हुआ था। जनगणना संघ सूची में, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, नहीं, यही गलत हो गया। अभी हमने देखा था ये किस अनुसूची में है, ये चौथी अनुसूची में है, तो नहीं पूछा गया है, तो हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। और दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची में, अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। शिक्षा जो प्रारंभ में राज सूची का विषय थी, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो साथियों, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची में थी, उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में लाया गया। अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन के समय, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ये पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और आपने पढ़ा होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कई सारे परिवर्तन लाए गए थे। इसी कारण, इसके इतने सारे परिवर्तन लाने के कारण हम इसको लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कब लाया गया था, 1976 में। ऐसे हम देख लेते हैं 44वां संविधान संशोधन कब लाया गया, 1978 में। इस समय किसकी सरकार थी, तो जनता पार्टी की सरकार थी। और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मोरारजी देसाई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, देख लीजिएगा, ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है, इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। संविधान की अनुसूची 6, क्या पूछा गया है साथियों, अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। देखिए एक्सट्रीम वर्ड,
नहीं, तुरंत मार्क कीजिए, लागू नहीं होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। अगर हम बात करें अनुसूची 6, तो इसमें 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रशासन उल्लिखित है। कौन कौन से वो राज्य हैं, ये देखिए, ट्रिक से याद कीजिए। अमे मित्री, अमे मित्री के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, अमे मित्री यानी असम में मतलब मेघालय, मी मतलब मिजोरम, त्रि मतलब त्रिपुरा। ये रट लीजिए बढ़िया, अमे मित्री, आपको आसानी रहेगी। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो देखिए यहां पे मणिपुर नहीं है, यहां पे मिजोरम होता है। बहुत ही जबरदस्त। आई होप ये सब चीजें आपको पहले से ही पता होगी और आपने तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दे दिया होगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? यहां पे आप संविधान कर लीजिएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों से संबंधित है। कब जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इसमें पंचायतों से संबंधित कुल 29 विषय हैं। बहुत ही जबरदस्त। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुल 29 विषय हैं। बहुत ही जबरदस्त। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए एक एक्सट्रीम वर्ड आया फिर से। नागरिकता संविधान का भाग 2 बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3, ये भी बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A, ओहो यही गलत है। भाग 6A कुछ नहीं होता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस भाग में उल्लिखित है? अगर यहां पे हम बात करना चाहें तो भाग 4 का में है। भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के अधीन। और ये मौलिक कर्तव्य किस समिति के अनुशंसाओं पर जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसाओं पर, यानी स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशंस पर। और सबसे पहली मांग किसने की थी? किस महिला ने? तो एनी बेसेंट ने। कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में इसकी भी मांग की गई थी। 1931 के कराची अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। चलिए ये चीजें समझ लीजिएगा, रिवीजन करते चलिए। और ये राज्य हमारा भाग 6 में है, बिल्कुल सही। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य भाग 6A में ना होके ये भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 का, सहकारी समितियां भाग 9 का, अधिकरण भाग 10। तो पंचायतें भाग 9 में बिल्कुल सही, नगर पालिकाएं भाग 9 का बिल्कुल सही, सहकारी समितियां भाग 9 का बिल्कुल सही, और अधिकरण भाग 10 ये गलत है। हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो ये सही हो गया। हमारे भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में।
भाग 10 हमारा किससे संबंधित है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। देखते चलिए सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या पूछा है? पहला है भारत का संविधान, सॉरी संविधान का भाग 15। तो भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से। चलिए देखते हैं। ए का 4, ये देखिए एक ही बार में आंसर हमारा मिल गया। एक ऑप्शन हमने जस्ट देखा और हमारा पूरा आंसर मिल गया। ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो आप पहले पूरा सॉल्व करने ना बैठें। सबसे पहले आप पहला पॉइंट देखिए और ऑप्शन देखे। एक देखा, ए का 4 मिला, देखिए हमारा सीधा आंसर मिल गया। चलिए हम और भी देख लेते हैं। भाग 15 निर्वाचन से। भाग 16 क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में दिया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देश्य का, मूल अधिकार, राजकीय नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। अगर हम बात करें भारत के संविधान निर्माताओं का मत, तो कहां पे प्रदर्शित होता है? उद्देशिका में। अगर हम उद्देशिका की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इसके बाद संविधान की कार्यवाही शुरू हुई। फिर इसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को अंगीकार किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारा आगे चलकर उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से जाना जाने लगा। उद्देशिका या प्रस्तावना। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग रिवीजन करते चलिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए हम दौड़ते हैं, सॉरी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता, देखिए एक टर्म दे रखा है लौकिक सार्वभौमिकता। आपको ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा, मैं बताता हूं लौकिक सार्वभौमिकता क्या है। लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और भारत के ऊपर किसी बाह्य शक्ति का नियंत्रण नहीं है। भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है और एक संप्रभु देश है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती। चलिए मान लिया आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहां तक मत पढ़िए, क्या फर्क पड़ता है, मत पढ़िए ना। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि, सीधा यहां देखिए कुछ कितना सिंपल क्वेश्चन है। भारत की प्रस्तावना आरंभ होती है। अब आपने पढ़ा होगा इंडियन प्रियम्बल कहां से स्टार्ट होता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड, यानी वी द पीपुल यानी हम भारत के लोग शब्दों से। कभी कभी आगे क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, तो कृपया इसको बिल्कुल मत पढ़िए, आगे क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, देखिएगा हमारी प्रस्तावना किससे आरंभ होती है? हम भारत के लोगों से, जो क्या भी बताती है यानी कि जनता ही सर्वोच्च है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? चलिए उद्देशिका में नहीं है, देखिए एक्सट्रीम वर्ड, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो लोक कल्याण शब्द नहीं है। देखते हैं, चलिए हमारी उद्देशिका भारत को कैसा देश बताती है?
भारत एक कैसा राज्य है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कैसा? यानी कि एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। साथियों इसका क्रम भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्रम भी पूछ लेता है। देखिए, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो ऑप्शन में देखिए समाजवादी दे रखा है, बिल्कुल यहां पे समाजवादी है। पंथ निरपेक्ष दे रखा है, पंथ निरपेक्ष भी है। प्रभुत्व संपन्न, ये देखिए प्रभुत्व संपन्न भी है, बट लोक कल्याण का कहीं प्रियम्बल में हमारे मेंशन नहीं मिलता। तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? कहां पूछा गया है? प्रस्तावना में। अगर हम प्रस्तावना में बात करते हैं स्वतंत्रताओं का, यानी कि लिबर्टी का, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे संविधान में, सॉरी हमारे प्रस्तावना में दी गई है। कौन कौन सी देखते हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी लिबर्टी ऑफ फेथ, एक्सप्रेशन, बिलीव, वर्शिप। क्या पूछा गया है? कौन सा वर्णन नहीं है? साथियों विचार है, अभिव्यक्ति यानी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता है, बट हमारी आर्थिक स्वतंत्रता इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए आपको इस उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? कौन सा उल्लिखित नहीं है? क्या पूछा गया है? प्रस्तावना में न्याय, यहां पे न्याय पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय नहीं है? यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। उल्लिखित न्याय, अगर हम बात करें हमारे संविधान में 3 प्रकार की न्याय दिया गया है। 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन सा होता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये 3 टाइप्स के जस्टिस हमारे प्रस्तावना या प्रियम्बल में दिए गए हैं। तो सामाजिक न्याय सही होगा, आर्थिक न्याय सही होगा, राजनीतिक न्याय सही होगा, बट ये धार्मिक न्याय गलत है। क्या पूछा गया है? नहीं है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? क्या पूछा गया है? संविधान की आत्मा, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहां पे मैक्सिमम साथी लोग हमारे क्या गलती करेंगे? वो तुरंत ये डी ऑप्शन मार देंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि उनका आंसर हो जाएगा तुरंत गलत, क्योंकि यहां पे ये नहीं पूछा गया है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा गया है।
डॉक्टर अंबेडकर जब पूछे तब हमारा आंसर सही होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, बट यहां पे डॉक्टर अंबेडकर का नाम तो लिया नहीं गया है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। कब कहा गया, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। ये चीज याद कर लीजिएगा, और अगर नहीं आप समझ पाए हैं तो आज अच्छे से समझ लीजिए, जो कि आप ये कंफ्यूजन परमानेंट दूर हो जाए। अगर जब डॉक्टर अंबेडकर पूछेगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा, अब जब डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लिखा होगा तो हमेशा उद्देशिका ही मारिएगा आंसर। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? किसका राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व? अगर हम राज्य के तत्वों के बारे में जाने तो राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। चार महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से? जनता, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अब हमारा क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण। ऑप्शन देखते हैं, ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष। अगर इन चारों में भी हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो हमारा सही आंसर होगा संप्रभुता। संप्रभुता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं माना जाता। तो यहां हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, संप्रभुता। बहुत ही जबरदस्त। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ऑप्शन, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। तो हमें पढ़ा है और हमने पता भी है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। यही संसदीय शासन स्वरूप का सबसे बड़ा पहलू है। द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन, जनता, संविधान, संसद या राष्ट्रपति। अगर हम अपने राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देखें तो हमने अभी आपको बताया था कि हमारा जो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना है उसका प्रारंभ होता है हम भारत के लोगों से, यानी कि जब हम भारत के लोग से प्रारंभ हुआ है तो यह जनता ही सर्वोच्च शक्तिमान है और राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत ही जनता है। चलिए बहुत ही जबरदस्त, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रजातंत्र होने का सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि जनता को सरकारों को चुनने का अधिकार है। हर 5 साल पे चुनाव होते हैं और जनता अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुनती है। चलिए देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? चलिए हम देखते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज की तो इसमें बीच में एक सफेद पट्टी है, तिरंगा है, तो इसमें बीच में सफेद पट्टी पे नीला चक्र है और इस चक्र का प्रारूप जो है कहां से लिया गया है आप सभी को पता है? नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूं। तो अशोक के जो सिंह स्तंभ पे चक्र बना हुआ है उसी से लिया गया है।
अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से। इसमें कुल 24 तीलियां हैं और यह न्याय का प्रतीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अभी मैंने बताया राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्याय का प्रतीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? चलिए हम पहले देख लेते हैं राजकीय चिन्ह भारत का क्या है, बताइए आप लोग। सबसे पहले आप खुद आंसर कीजिए, ऑप्शंस देखिए। कब अंगीकृत किया गया था राजकीय चिन्ह? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। बहुत ही जबरदस्त, आपने आंसर कर दिया होगा। चलिए समझते हैं भारत का राजकीय चिन्ह क्या है। तो सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति। सारनाथ वाराणसी स्थित जो अशोक का सिंह स्तंभ है वो कहां स्थित है साथियों? सारनाथ वाराणसी में। और इसी के जो ऊपर शीर्ष की अनुकृति है वही हमारा राजकीय चिन्ह है, जिसमें 3 शेर बने हुए हैं। और ये कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ध्यान से देखिएगा हमारा राजकीय चिन्ह क्या है। तो सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति, वो जो 3 शेर बने हुए, एक फ्रंट में 2 साइड में, तो वो हमारा राजकीय चिन्ह है। और कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे दिया गया है, 1975 में उल्लिखित या सम्मिलित नहीं था। क्योंकि आपने पढ़ा होगा 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना या उद्देशिका में संशोधन कर 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब जोड़े गए थे ये सब? अगर आप देख पा रहे होंगे तो 1976 में। जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो बंधुत्व पहले से था, संप्रभु पहले से था, समानता पहले से थी, बट ये अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अखंडता 1975 में सम्मिलित नहीं था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर इसी स्ट्रक्चर फॉर्म में बना के, अखंडता शब्द भी नहीं था। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। अभी मैंने आपको बताया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आज का सुविचार हमारा क्या है? सलाह से रास्ते मिलते हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। इन द सेम वे हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, पढ़ना आपको खुद है और सिलेक्शन भी खुद ही लेना है। हम आपको अच्छे तरीके से कोई चीज समझा सकते हैं, चलने का आसान रास्ता बता सकते हैं, बट पढ़ना आपने खुद ही है। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप में मैं नोट्स डाल दूंगा, आप सब राइज अप एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं। जय हिंद।